टारगेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएससी फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। उस यूनिट के तहत आज हम अपने स्टोक्स के थ्योरम को स्टडी करेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस स्टडी किया था। स्टोक का थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। डायरेक्ट आपसे स्टोक का थ्योरम क्या है ऐसा करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्योरम स्टेटमेंट वाइज क्या कहता है, एंड देन इसका प्रूफ देखेंगे और इसको आपके माइंड में विजुअलाइजेशन के थ्रू लिंकअप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टोक का थ्योरम क्या कहता है उसे समझते हैं। कि यदि पहले स्टेटमेंट आप रीड करिए, किसी वेक्टर ए का बंद वक्र सी की परिसीमा के अनुदिश, किसी वेक्टर फील्ड ए का बंद वक्र सी की परिसीमा के अनुदिश जो रेखीय समाकलन होगा वेक्टर ए के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी वेक्टर फील्ड का यदि आप लाइन इंटीग्रल लेते हो तो वो बराबर होगा उस वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल का। किसी वेक्टर का रेखीय समाकलन किसी बंद लूप में क्लोज एक वक्र में किसी वेक्टर का रेखीय समाकलन उस वेक्टर के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होगा। और कर्ल का मीनिंग हम लोग जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो जो ऑपरेटर ग्रेडियंट का डेल उल्टा डेल आप पढ़े थे, ठीक, डेल ऑपरेटर, तो जब हम उसे किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम उसे डाइवर्जेंस कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। और जब हम उसे किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब वो क्वांटिटी हमारा कर्ल कहलाता है। ठीक है, इसके फिजिकल मीनिंग हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सिंपल तरीके से कहा जाए कि ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है स्टोक का थ्योरम, या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए महत्व में क्या लिखे हैं, इस प्रमेय का उपयोग हम पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में अथवा रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। ओके, सेम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जैसी प्रॉपर्टी है इसमें। चलिए इसके प्रूफ पे आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में हम दोनों थ्योरम के जो लिंक रिजल्ट हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा। कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे उसको समझिए। भाई किसी भी प्रूफ के लिए एक हमको चाहिए वेक्टर फील्ड, वो वेक्टर फील्ड हमारा क्या है, ए वेक्टर है। एक पोजीशन फंक्शन है, हमको एक कर्व सी के अकॉर्डिंग इसका रेखीय समाकलन करना है या लाइन इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो ये वेक्टर ए है, इस पे वर्क कर रहा है, और एक ये वाला कर्व जो बना हुआ है ऐसा, इसके अकॉर्डिंग आपको इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन करना है। ठीक, इसके लिए हम अपने टास्क को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इस घिरे हुए लाइन कर्व को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरह से, यदि वक्र सी से घिरे क्षेत्रफल को रेखा पी क्यू के द्वारा, ऊपर वाले सेकंड डायग्राम में आपको पी क्यू दिख रहा है, दो भागों में बांटा जाए जिससे कि बंद वक्र C1 और C2 प्राप्त होता है। ठीक, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये वाला क्लोज कर्व आपका, ये देखिए ये वाला क्लोज कर्व, ये वाला एरिया आप अच्छे से इसको जरूर माइंड में रखें, इसी से सारी चीज़ें आपको रिमाइंड आउट होनी है कि ये वाला एरिया जो है आपका, ये C1 है ये वाला, और ये वाला पार्ट नीचे वाला हमारा C2 है, और बीच के PQ पट्टी से हम लोग इस कंप्लीट लूप कर्व को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो आपको दो वक्र मिलता है, दो वक्र का एरिया मिलता है। ठीक, उन दो वक्र का एरिया कौन कौन सा होगा जी, एक है आपका C1 PQ C1 ऊपर वाला ये वाला, और एक आपको मिलने वाला है C2 PQ C2 ये नीचे वाला। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। तो ये दो भाग में बांटे हैं अगर हम लोग इस लूप को। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसी लूप को और कई भागों में बांटे, ये देखिए इसको C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे करते करते बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के छोटे खंडों में अगर हम बांटते हैं, और उसका लूप रोटेशन हम लोग क्या लिए हैं, ऐसे लिए हैं, इसका मतलब है कि दक्षिणावर्त दिशा, या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, ये जो लूप का डायरेक्शन था
ये डायरेक्शन, ठीक। कर्ल का डायरेक्शन जनरली एंटी क्लॉकवाइज होता है, आपको हमने कर्ल की प्रॉपर्टी में ये चीज़ हम लोग जाना है। तो वैसे ही छोटे छोटे इस खंड का भी डायरेक्शन, ये 2 पार्ट में करें चाहे कई पार्ट में करें, सबका जो डायरेक्शन है रोटेशन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया हमने। तो फिलहाल सेकेंड डायग्राम को अपने माइंड पे रखें, फिर आगे देखते हैं कि इसको लेके कैसे अपन को इसको आगे और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, ठीक। डायग्राम माइंड में रखिएगा। देखिए वो चीज़ जो मैं वहाँ पे बोल रहा था वो यहाँ पे लिखा है। इस प्रकार हमें C1 PQ C1 के अनुदिश तथा C2 PQ C2 के अनुदिश रेखीय समाकलनों का योग वक्र C के अनुदिश वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से डायरेक्शन में रेखीय समाकलन के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात हम बोल रहे हैं कि एक क्लोज कर्व था CADL, जिसको आपने 2 भाग में बांटा, C1 कर्व ADL प्लस C2 कर्व ADL, ठीक। DL उसका लाइन एलिमेंट है छोटे छोटे भागों में, और A ही क्या है, हमारा वेक्टर है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो पहला टास्क यहाँ तक, दिए हुए क्लोज लूप को हमने 2 भाग में डिवाइड किया और फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त किया। चलिए इस चीज़ को जनरलाइज्ड करते हुए अगर हम लोग देखें कि थर्ड वाला जो डायग्राम हमने बनाया था, थर्ड वाले डायग्राम को देखिए कि इसको अगर हम लोग और अनगिनत छोटे छोटे लूप में अगर तोड़ते हैं इस तरह से, इस क्रॉस लूप को इस तरह से, तो क्या होगा। तो वही चीज़ आगे हमने आगे के इस सेक्शन में डिफाइन किया है कि इस प्रकार यदि जो हमारा क्लोज वक्र C था उससे घिरे क्षेत्रफलों को यदि आप C1 C2 C3 वक्रों द्वारा घिरे छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों, तो छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट को क्या कहेंगे आप, DA1 DA2 DA3 में बांटा जाए, तो इन सभी वक्रों के लिए रेखीय समाकलनों का योग मतलब समेशन वक्र C के लिए समाकलन के बराबर होगा। मतलब सबका सम करेंगे तो वो जो लाइन इंटीग्रल कंप्लीट कर्व का था वो समेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल छोटे छोटे लूप्स को लेते हुए जो लाइन इंटीग्रल करेंगे उसके बराबर होगा, ठीक। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इक्वेशन 1 के बाद ये इक्वेशन 2 मिल जाएगा आपको। अब लाइन इंटीग्रल या फ्लक्स जो वेक्टर कर्ल की जो डेफिनेशन है उस पे आते हैं अपन कि किसी वेक्टर क्षेत्र में किसी बिंदु पर उसका कर्ल जो है वो क्या होता है। ये बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये वाला। इस चीज से आगे आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। कर्ल जो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेक्टर के अनुदिश प्रति एकांक क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के मैक्सिमम मान के बराबर होता है। मतलब किसी एरिया का कंप्लीट लीनियर इंटीग्रेशन अगर आप ले लेते हैं, किसी दिए हुए एरिया का कंप्लीट लीनियर इंटीग्रेशन अगर आप ले लेते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम मान होगा वही कर्ल के बराबर होता है, कर्ल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो क्वांटिटी आई है समेशन कंप्लीट लूप का इंटीग्रेशन DL या एक लूप का कंप्लीट इंटीग्रेशन DL, यही क्या कहला रहा है, उसके कर्ल के इक्वल टू होगा कर्ल की डेफिनेशन से, ठीक। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप माइंड में रखिएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ मिला उसे हम ऐसे लिखेंगे कि कर्ल ऑफ वेक्टर A, ये देखिए, ठीक, कर्ल उस सदिश के कर्ल जो कि कंप्लीट छोटे छोटे खंडों से मिलकर बने क्षेत्रफलों का सरफेस इंटीग्रल है, वो बराबर होता है कंप्लीट कर्व के लाइन इंटीग्रल के, ठीक। अब इसका सिंपल एग्जांपल आप कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपके हाथ में एक पेपर है, A4 पेपर, A4 साइज का एक कॉपी का पन्ना है। आप उस कॉपी के पन्ने को रोटेट कर दीजिए वर्टिकली, ठीक, वर्टिकली उसको रोटेट कर दीजिए। कहने का मतलब है कि उसको ऐंठ दीजिए, ऐंठन उत्पन्न कर दीजिए उसमें। तो वो किस तरह से बन जाएगा, एक लाइन की तरह बन जाएगा, ठीक, लंबाई में। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई पेपर का सीट इस तरह से है और इसको इस सिरे और इस सिरे को पकड़ के आप, ठीक, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरह से इसमें एक ऐंठन उत्पन्न कर देंगे, तो अंततः ये कैसे बन जाएगा, ये पेपर ऐसे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हो जाएगा। यही चीज तो कहला रहा है आपका ये स्टोक का थ्योरम, कि कह रहा है कि किसी सरफेस के साथ यदि हम कर्ल लगाते हैं, कर्ल लगाने का मतलब क्या होता है, रोटेशन उत्पन्न करना, ऐंठन उत्पन्न करना, तो वो लाइन इंटीग्रल में बदल जाता है। ठीक वैसे ही कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे आप उसमें कर्ल अप्लाई कर रहे हैं तो वो लाइन की तरह बिहेव हो रहा है। लाइन इंटीग्रल में पूरा पूरा स्पेस आपका लाइन इंटीग्रल में बदल जाएगा। या इसको वाइस वर्सा अगर आप बोलें कि लाइन इंटीग्रल की कोई चीज़ है, वो किसी सरफेस पे कर्ल अप्लाई कर देने के बाद
वही मिलता है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक। ओके, तो फिर समीकरण 2 से आपको क्या मिल जाएगा कि कंप्लीट लूप ए डी एल का मान समेशन कर्ल ए डी ए एन के बराबर है, ठीक। समेशन कर्ल ए, देखिए समेशन जो यहाँ पे आया था उसके जगह हमें वैल्यू पुट कर रहे हैं किसका जी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू थी ये वाली, इसका मान किसके बराबर हो गया है, इसका मान जो है कर्ल ए एन डी ए एन के बराबर हो गया है। ये देखिए कर्ल ए डी ए एन के बराबर हो गया है। तो वहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए डी ए एल है और इज इक्वल टू समेसन कर्ल ए डी ए एन। सो फाइनली समेसन ऑफ कर्ल कहने का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या होता है कि आप कंप्लीट इंटीग्रेशन ले रहे हैं किसमें, सरफेस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, सतह समाकलन के आधार पे। तो क्या लिखेंगे जी उसको फिर डबल इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रेशन का नोटेशन लगा के कर्ल ऑफ ए डी ए लिख देंगे। ओके, जहां डी ए कहाँ है आपका एन एस टर्म के लिए कंप्लीट सरफेस इंटीग्रेशन को शो करता है। तो फाइनली आपको ये स्टेटमेंट प्राप्त हो जाएगा कि ए डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए डी ए, मतलब किसी सरफेस का कर्ल के साथ सरफेस इंटीग्रेशन उस वेक्टर के क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है, ठीक। तो यही हमारे स्टोक का थ्योरम है, ठीक है। इसमें कुछ और प्रॉपर्टी है, कर्ल ए अगर 0 मिलेगा आपको तो आपको ए डी एल भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और हम लोगों ने पहले जब कर्ल की क्लास हमने की थी तो वहाँ क्या जाना था जी कि यदि कर्ल 0 है किसी चीज़ का तो वो अपने आप में एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। और कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ठीक है। या सोलेनोइडल फील्ड होगा तो सोलेनोइडल फील्ड के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 मिलती है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, एम्पियर के परिपथीय नियम, ये आने वाला है आगे आपका फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट में जब आप बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एम्पियर के नियम को ऐसे पढ़ना है भाई ना, तो वहाँ पे ये आएगा। तो वहाँ पे हम इस स्टोक के थ्योरम का यूज़ भी करेंगे। तो ये चीज़ अभी एज एग्जाम्पल आपको लिख के या जान के रखना है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए, सर्कुलेशन लॉ के लिए, ठीक है, पाथ के नियम के लिए डेल क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू 0 जे होता है। वहाँ पे इसको लाने के लिए हम बी डी एल, किसी एकांक लंबाई के लूप के साथ जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको स्टोक की थ्योरम की सहायता से डेल क्रॉस बी डी एस में बदलते हैं। ये अभी जब उस यूनिट में हम पहुंचेंगे और एम्पियर के नियम जब वहाँ डिटेल में आपको पढ़ेंगे हम लोग आप में, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसको नोट करके ध्यान करके लिखें। और अगर स्टोक का थ्योरम ऐसे आता है आपके पेपर में कि स्टेट स्टोक थ्योरम एंड प्रूव इट, तो उसके एप्लीकेशन में आप ये जरूर लिखें कि एम्पियर के नियम के व्युत्पत्ति में हम स्टोक के नियम की सहायता से इस इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। तो ये एप्लीकेशन के एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला आप सॉल्व करिएगा, ये वाला आप लोगों के लिए एक टास्क जैसा है। आर डी आर इज इक्वल टू 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है, जहाँ आर की वैल्यू मैंने दी हुई है आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये छोटा सा एप्लीकेशन है, इसमें आप स्टोक की थ्योरम को लगाइए और देखिए कैसे ये 0 आपको मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसे हम जल्दी से समराइज करते हैं कि क्या कहलाता है ये स्टोक का थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहलाता है कि यदि किसी क्लोज लूप के साथ कोई लाइन इंटीग्रल वर्क कर रहा है तो वो उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। बहुत सिंपल शब्दों में आप ये कहेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में या लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदलने के लिए हम लोग स्टोक के थ्योरम का यूज़ करते हैं। प्रूफ करने के लिए एक बड़े क्लोज लूप को 2 छोटे लूप में डिवाइड किया गया है और ऐसे ही सिमिलरली अनगिनत छोटे छोटे लूप में उसे डिवाइड करके बेसिक कर्ल की डेफिनेशन का यूज़ किया गया है। ये इक्वेशन 1 कैसे आया, जब सेकेंड डायग्राम में हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया। इक्वेशन सेकेंड कैसे आया, जब छोटे छोटे फॉर्म में हमने लूप को डिवाइड करके सम किया। और यहाँ पे हम डेफिनेशन लगा रहे हैं किसकी जी, कर्ल की। कर्ल की एक और डेफिनेशन होती है मैथमेटिकली डेफिनेशन, तो आपको पता है कि जब आप डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कर्ल मिलता है, वो तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। बट फिजिकल डेफिनेशन क्या है,
वेक्टर क्षेत्र के किसी बिंदु पर वेक्टर का कर्ल क्या कहलाता है कि उसके एकांक क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के मैक्सिमम मान के बराबर होता है। ठीक, अब सिंपल एग्जांपल इसका हम अभी कई बार आपसे बोल रहे हैं कि आप कोई सरफेस ले लीजिए और सरफेस पे अप्लाई कर दीजिए जी कर्ल, ऐसे है ना, तो ये किस में बदल जाएगा, ये तो लाइन में बदल जाएगा ना, आप इसमें ऐठन उत्पन्न कर देंगे तो एक रोटेशन से ये डोरी बन जाएगा। सिंपल एग्जांपल है इसका, जब आप मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर शेप का, आयताकार शेप का कपड़ा है आपके घर में, ठीक, कपड़ा जैसे जो यूज करते हैं हम लोग जिसको गमछा बोलते हैं, ठीक, अगर आप उसको धोने के बाद जब उसको निचोड़ेंगे पानी को उससे निकालने के लिए, तो जब धो के आप उसको पूरे, जब वो अपने स्क्वायर शेप में है तो ये है उसका सरफेस है, तो उसमें सरफेस है, ठीक, और जब आप उसमें कर्ल अप्लाई करते हैं, जब दोनों हाथ से आप उसको निचोड़ते हैं, एक हाथ से फोर्स ऐसे और एक हाथ से फोर्स ऐसे लगाते हैं, तो उसका जो शेप है कुछ इस तरह से हो जाता है, और यही हुआ आपका लाइन इंटीग्रेशन। तब उसके लिए कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे आपको एक लूप के साथ लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर के साथ डीएल, ठीक, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, थोड़ा सा इसका एक विजुअलाइजेशन मैं आपको दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। दैट इज कंप्लीट। स्टोक थ्योरम यहाँ तक होता है, पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही लिख के आना है, इतना ही लिख के आना है, इन डायग्राम्स को आपको जरूर बनाना है वहाँ पे, और इसके रिजल्ट के फॉर्म में इसका महत्व एम्पियर के परिपथीय नियम में यूज़ किया जाता है, ऐसा भी जरूर आपको लिख के आना है। ओके स्टूडेंट्स, जब यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे यूनिट का कंप्लीट कंबाइंड मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप फॉलो करते रहें वीडियोस को। उसके डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको डाले जाएंगे, आप आसानी से इसके अपने पास रख सकते हैं एज अ नोट्स, और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड भी कर सकते हैं, और चाहें तो जो अगर आप इसको प्रिंट आउट लेके रखेंगे अपने पास, तो ये जो खाली जगह आपको मिलेगी इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन इस पे बनते हैं एग्ज़ाम में आने लायक प्रोबेबल हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ लिखिए। तो जब क्वेश्चन आंसर के मैनर में आप अपने माइंड को इसके लिए गाइड करेंगे तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में अच्छे से वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक विजुअल इसके लिए अपन एक देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक स्पेस है, ठीक, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे जो वर्क करता है, अब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये है हमारा स्टेटमेंट किसका, स्टोक के थ्योरम का, कि किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन सॉरी, उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो अब इसका फिजिकली मीनिंग क्या है, कुछ इस तरह से, पहले प्लेन कुछ इस तरह से था, ये रखा हुआ है, देखिए जो ग्रीन कलर के सराउंडिंग्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको आप किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसमें अगर कर्ल अप्लाई करते हैं, ठीक, कर्ल अगर इसमें अपन अप्लाई करते हैं तो वो शेप कैसे बदलने लगेगा उसका, कुछ इस तरह से। देखिए वो प्लेन इस तरह से एक कोन का शेप लेगा, और जितना ज़्यादा कर्ल आउट करेंगे वो बेंड होते चले जाएगा, या एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएगा। तो देखिए ये वालों, ये जो इसके अंदर ये छोटे छोटे सराउंडिंग हम लोग घेरे हैं, उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, आपको दिख रहा है, सारे छोटे छोटे, ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, सारे छोटे छोटे लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। और इस कर्ल का डायरेक्शन, जो कर्ल अप्लाई हो रहा है वो देखिए, ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है, ये रेड, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए ये जो रेड है यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस लूप या सरफेस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और कर्ल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और ये दोनों जब इस पे वर्क करेंगे, दोनों जब इस पे वर्क करते हैं तब हमको मिलता है, ये देखिए, जितना ज़्यादा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रिंग को वर्क करेंगे, ठीक, ये देखिए ये प्लेन था, कुछ ऐसा था, ठीक, इस तरह से प्लेन रखा हुआ था। अब इसमें जैसे जैसे कर्ल अप्लाई होगा ये अपना शेप इस तरह से लेते चले जाएगा, एक स्ट्रिंग की ओर बढ़ते चले जाएगा इस तरह से, और जितना ज़्यादा उसमें कर्ल और अप्लाई होगा ये बेंडिंग इसकी बढ़ते चले जाएगी, बढ़ते चले जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। ठीक है, तो यही आइडिया है
कर्ल का। आई होप मैं आप लोगों को इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करा पा रहा हूँगा। तो दिमाग में इस चीज़ को ज़रूर रखें कि ये प्रॉपर्टी फिनोमेना कैसे काम कर रहा है। एक प्लेन ही है इस तरह से, ये देखिए, इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं कर्ल, जिसकी वजह से लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स में, सिलेबस में और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए आपके सिलेबस को भी बीच बीच में यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो ये सिलेबस का जो पोर्शन है इसे आप बीच बीच में ज़रूर देखते रहें। ये इस स्क्रीन पे ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सिलेबस, ये आपके फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर अभी चल रहा है उसके फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के टाइटल का ये सिलेबस है। और आपको मैंने शुरू क्लास से ही कहते आया हूँ कि आपको इसी में स्ट्रिक्ट रहना है। जो किताबें, जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पे डली हुई हैं। एग्ज़ाम केवल इसके ही अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रिक्ट रहना है, बहुत कम मेहनत करनी है, स्मार्ट स्टडी करिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपके फिजिक्स के अच्छे प्रिपरेशन हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।